हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBF 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेशनल डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि इंटरनेशनल डेट इंस्ट्रूमेंट होते क्या है और कितने तरीके के होते हैं। जो हमारे इंटरनेशनल डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि इंटरनेशनली मार्केट में हम किन किन इंस्ट्रूमेंट किन किन तरीक़ों से डेट्स को रेज कर सकते हैं। यूरो नोट्स के थ्रू, यूरो कमर्शियल पेपर के थ्रू, मीडियम टर्म नोट्स के थ्रू, फ्लोटिंग रेट नोट्स के थ्रू, यूरो इक्विटीज़, यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड यूरो बॉन्ड्स एंड इट्स प्रोसेस ऑफ इशू। तो यानी कि ये 7 वेज है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनली मार्केट से डेट को रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट भी आते हैं इस क्वेश्चन में और ये पूरा क्वेश्चन भी आता है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका आएगा इंटरनेशनल डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 12 मार्क्स का भी आ सकता है। और साथ ही साथ शॉर्ट नोट आएंगे, यूरो कमर्शियल पेपर क्या होता है या फिर यूरो बॉन्ड्स क्या होता है। ठीक है, ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डेट इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक में, तो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो यूरो नोट्स होता क्या है? यूरो नोट एक तरीके का प्रोमिसरी नोट होता है, इशू बाय द कंपनीज फॉर ऑब्टेनिंग शॉर्ट टर्म फंड्स। यानी कि हमारा जो यूरो नोट होता है एक तरीके का प्रोमिसरी नोट होता है। जिसके पास भी ये नोट होगा वो ये प्रॉमिस, एक तरीके का प्रॉमिस है कि हाँ, मेच्योरिटी पे आपको इतना सम ऑफ अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये जो यूरो नोट होता है वो कंपनी इशू करती है फॉर ऑब्टेनिंग शॉर्ट टर्म फंड। सपोज करो एक कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी ये यूरो नोट को इशू करेगी, उसके बदले में कंपनीज को क्या मिल जाएगा, फंड्स मिल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। इट इज़ अ डेट सिक्योरिटी। ये क्या होती है, एक तरीके की डेट सिक्योरिटी होती है कि कंपनीज को जब भी लोन चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, एक तरीके से सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे गवर्नमेंट इस जो कंपनीज है इस सिक्योरिटी के बेस पे लोन को रेज कर सकती है। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन अ फ्यू ईयर्स होता है। यानी कि मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है इसका, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड जनरली लाइज बिटवीन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 9 मंथ्स। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेडेड इन यूरो करेंसी मार्केट। यानी कि इसको कहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, यूरो करेंसी मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। यानी कि यूरो का मतलब होता है यूरोपियन करेंसी। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूरोपियन करेंसीज को ही हम क्या कर सकते हैं, परचेज या सेल कर सकते हैं। इसका मतलब है किसी भी करेंसीज में इसको ट्रेड किया जा सकता है। यूरो करेंसी मतलब वो करेंसी जो कि जिस कंट्री की करेंसी है। सपोज करो इंडिया की करेंसी है रुपीज़, लेकिन इंडिया में यूज़ ना करके बाकी और कंट्रीज़ में इसका यूज़ किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूरो करेंसी। तो ठीक है, ये कहाँ पे ट्रेड किया जाता है यूरो नोट्स का, ट्रेडेड इन यूरो करेंसी मार्केट एंड इट इज़ अ अंडर रिटन डॉक्यूमेंट। यानी कि जो हमारा यूरो नोट होता है ये क्या है, एक अंडर रिटन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिप्रेजेंट लो कॉस्ट फाइनेंशियल रूट। ये एक ऐसा तरीका है यूरो नोट जहाँ पे जो हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट आती है वो क्या होती है, कम आती है। बाकी और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितनी भी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है, यानी कि जब भी हम डेट्स को रेज करते हैं तो हमें कोई ना कोई कॉस्ट तो जो है वो पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यूरो नोट एक ऐसा वे है जिसमें हमें क्या है, कम इंटरेस्ट रेट या कम कॉस्ट पे करनी पड़ती है। एक बार ओवरऑल चेक कर लेते हैं। प्रोमिसरी नोट है, एक कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है शॉर्ट टर्म डेट्स को, फंड्स को रेज करने के लिए, डेट सिक्योरिटी की तरह काम करता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ्स का होता है। ये यूरो करेंसी मार्केट में ट्रेड किया जाता है, अंडर रिटर्न होता है और जो इसमें जो कॉस्ट आती है वो क्या आती है, लो कॉस्ट आती है। ये था हमारा यूरो नोट। उसके बाद जो सेकेंड तरीके का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड क्या होता है, यूरो बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। एक तरीके का स्पेशल तरीके का बॉन्ड होता है जो इशू किया जाता है करेंसी, इन अ करेंसी। इट इज इशू इन अ करेंसी, उस करेंसी में इशू किया जाता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कंट्री और मार्केट इन विच द बॉन्ड इज इशू। सपोज करो हमने क्या किया, यूरो करेंसी, यूरो बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा बॉन्ड होता है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, अलग ही तरीके का बॉन्ड होता है जो इशू किया जाता है इन अ करेंसी। उस करेंसी में इस बॉन्ड को इशू किया जाता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कंट्री। यानी कि वो करेंसी जो उस कंट्री की है ही नहीं, और मार्केट इन विच द बॉन्ड इज इशूड। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। यूरो बॉन्ड आर कैटेगराइज, यूरो बॉन्ड आर कैटेगराइज बाय द करेंसी
in which they are denominated, also called external bond. For example, यूके बेस्ड कंपनी, एक यूके की कंपनी है, मैं इशू यूरो डॉलर बॉन्ड। यूके की कंपनी को क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। यूके की कंपनी को डॉलर चाहिए। अब यूके की कंपनी जापान के पास गई, यूके की कंपनी जापान में गई और वहाँ से उसने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से क्या किया, या कहीं से भी उसने डॉलर को ले लिया। बदले में उसने क्या दिया? यूके की कंपनी ने यूरो बॉन्ड दिया और बदले में जापान से डॉलर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूरो डॉलर बॉन्ड्स क्या हुए? यूरो डॉलर बॉन्ड्स को डिनोमिनेट करा लिया यूएस डॉलर में। और अच्छे से समझेंगे और आगे चल, जैसे जैसे आगे जाएंगे उसको और अच्छे से क्लियर करते जाएंगे कि यूरो बॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है। हु कैन इशू यूरो बॉन्ड? यूरो बॉन्ड को कौन कौन इशू कर सकता है? एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, एक इंटरनेशनल सिंडिकेट्स, सिंडिकेट्स का मतलब है ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ पर्संस, बैंक्स, या फिर गवर्नमेंट इशू कर सकता है। हु आर इन नीड ऑफ फॉरेन डिनोमिनेटेड बोरिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि किसको? हु आर इन नीड ऑफ फॉरेन डिनोमिनेटेड बोरिंग, किसको ज़रूरत होती है यूरो बॉन्ड्स की। ठीक है, इसको और अच्छे से हम एक एग्जांपल के और थ्रू अच्छे से और समझते हैं कि ये होता क्या है। सपोज करो एक यूएसए की कंपनी है, कहाँ की? एक यूएसए की कंपनी है, विशेष टू सेटअप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक कंपनी खोलना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो इंडिया में खोलना चाहती है यूएसए की कंपनी। तो इट रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन लोकल करेंसी। तो इंडिया में अगर वो कंपनी खोलेगी तो इंडिया में कंपनी खोलने के लिए उसको इंडिया की करेंसी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसको रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यूएसए की कंपनी के पास तो डॉलर होता है, उसको पहले तो लोकल करेंसी लेनी पड़ेगी। हाउएवर इट डज नॉट हैव द नेसेसिटेट क्रेडिट इन इंडियन मार्केट। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया की मार्केट से ही क्या करे, रुपीज़ को खरीदे, अपने डॉलर को कन्वर्ट कराए रुपीज़ में और रुपीज़ में उसको ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या करती है? सो द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन इंडिया इज़ वेरी हाई, क्योंकि अगर यूएसए की कंपनी इंडिया की कंपनी से इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अगर बोरो करती है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, यूएसए की कंपनी अगर इंडिया की कंपनी से ही उनकी कंट्री की करेंसी को परचेज करती है, बोरो करती है, आई मीन क्या करती है, बोरो करती है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो व्हाट शुड द कंपनी डू? कंपनी को क्या करना चाहिए? वो चाहिए तो उसको इंडिया की करेंसी ही है, क्योंकि वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। लेकिन अगर इंडिया से बोरो की करेगी तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो यूएसए कंपनी स्टडी द इमिग्रेंट पॉपुलेशन पैटर्न एंड इशू यूरो रुपी बॉन्ड इन सिंगापुर। अब यूएसए की कंपनी ने इमिग्रेंट पॉपुलेशन पैटर्न को पढ़ा हुआ था। इमिग्रेंट पॉपुलेशन पैटर्न क्या होता है? ये एक ऐसा पैटर्न है कि यूएसए की कंपनी ने सिंगापुर में जाके यूरो बॉन्ड को, यूरो रुपीज़ बॉन्ड को इशू किया। सिंगापुर में जाके यूरो रुपीज़ बॉन्ड को इशू किया, यानी कि यूएसए की कंपनी ने बोरोइंग कहाँ से की? सिंगापुर से जो है बोरोइंग कर ली, और जो अमाउंट बोरो किया वो किस करेंसी में किया? वो रुपीज़ में किया। ठीक है, जो डिनोमिनेटेड बॉन्ड था वो किस करेंसी में था? रुपीज़ में। दिस इन्वेस्टर विद INR अवेलेबल इन देयर सिंगापुर बेस्ड अकाउंट परचेज द बॉन्ड, यानी कि सिंगापुर में जिस भी इन्वेस्टर के पास जो भी इन्वेस्टर रुपीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता था, ठीक है, एक इन्वेस्टर था सिंगापुर में जिसने क्या किया, इन्वेस्ट करना चाहता था, उसके पास रुपीज़ थे, उसने रुपीज़ जो है वो यूएसए कंपनी को दे दी और बदले में क्या ले लिया? बॉन्ड खरीद लिया। बॉन्ड खरीद लिया यानी कि उस सिंगापुर के इन्वेस्टर ने अपना पैसा जो था रुपीज़ की फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसका क्या फ़ायदा होगा? उसने ऐसा क्यों किया? एक तरीके का उसने बॉन्ड खरीदा है, यानी कि मैच्योरिटी पे जब भी वो बॉन्ड मैच्योर होगा तो उसको जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट रेट उसको मिल जाएगा। इससे यूएसए कंपनी का भी बेनिफिट हो गया और सिंगापुर में जो इन्वेस्टर था, जो रुपीज़ जिसके पास INR अवेलेबल थे, इंडियन रुपीज़ अवेलेबल थी, उसने जो बॉन्ड्स है वो यूएसए की कंपनी के खरीद लिए और यूएसए की कंपनी को क्या दे दिया? रुपीज़ अवेलेबल करा दिया कम इंटरेस्ट रेट पे। तो यूएसए कंपनी इज दस एबल टू बोरो मनी इन इंडियन रुपीज़। तो यूएसए की कंपनी ने अब क्या कर दिया? पैसा बोरो कर लिया इंडिया की रुपीज़ में। किस तरीके से? बाय इशूइंग अ बॉन्ड इन द सिंगापुर। किस तरीके से? सिंगापुर में एक बॉन्ड को इशू करके। अब इसके क्या फ़ायदे हुए?
कंपनी को या जो भी यूरो बॉन्ड्स की क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इश्यूअर फ्रीडम, यानी कि जो भी यूरो बॉन्ड को इशू करता है ना, वो उसके पास पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी कंट्री में जाके अपने बॉन्ड्स को इशू कर सकता है और जिस भी करेंसी में चाहे उस करेंसी में बोरोइंग्स को ले सकता है। सेकंड बेनिफिट क्या है, चूज अ कंट्री विद फेवरेबल रेट, यानी कि जो यूरो बॉन्ड को इशू करने वाला पर्सन है वो किसी भी कंट्री को चूज कर सकता है मनी को बोरो करने के लिए, यानी कि जहाँ पे उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जहाँ पे उसकी कॉस्ट कम आएगी, उसी कंट्री से वो क्या कर लेगा, उसी कंट्री में वो यूरो बॉन्ड को इशू कर देगा। थर्ड पॉइंट है ट्रेडिड ग्लोबली, यानी कि यूरो बॉन्ड जो है पूरी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। उसके बाद यूरो बॉन्ड इज़ पॉपुलरली चूज फॉर, यूरो बॉन्ड को किस लिए चूज़ किया जाता है, जब किसी पर्सन को लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फंड रिक्वायरमेंट होता है तो हम यूरो बॉन्ड का यूज़ करते हैं। सेकंड है न्यू इन्वेस्टमेंट और फॉर एक्विजिशन, यानी कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना, जैसे यूएसए की कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना था, इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ओपन करना था, तो इस तरीके से या तो हमें कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना होता है या फिर हमें कुछ एक्वायर करना होता है, तब हम क्या करते हैं, यूरो बॉन्ड को इशू करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि लॉन्गर टर्म मनी टू फंड देयर लोन पोर्टफोलियो और टू इंक्रीज देयर कैपिटल, जब एक कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट को या फिर अपनी कैपिटल को बढ़ाना होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो भी हम क्या करते हैं, यूरो बॉन्ड को इशू करते हैं। आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यूरो बॉन्ड होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं रीपरचेजिंग यूरो बॉन्ड। सपोज करो एक कंपनी ने क्या किया था, यूरो बॉन्ड को इशू किया, अब वो कंपनी क्या कर सकती है, उस यूरो बॉन्ड को खरीद लेगी और जो इन्वेस्टर ने पैसा दिया था उसको वो अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट जो है वो रिटर्न कर देगी। If a company can issue euro bond, it can also buy back the bond फ्रॉम द मार्केट, यानी कि अगर एक कंपनी यूरो बॉन्ड को इशू कर सकती है ना, तो वो उस यूरो बॉन्ड को बाय बैक भी कर सकती है मार्केट से। वन कॉमन रीज़न मे बी दैट, अब रीज़न क्या है, कंपनी उस यूरो बॉन्ड को रीपरचेज कर रही है, इसका एक रीज़न ये भी है कि हो सकता है कि जो बोरोअर है, जिसने पैसा बोरो किया था, उसके पास अब बहुत सारा फंड्स हो गया, बहुत सारा क्या हो गया, फंड हो गया। वन कॉमन रीजन मे बी दैट द बोरोअर इज फ्लश विद फंड्स एंड नो लॉन्गर नीड द डेट, अब उस पर्सन को डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके पास बहुत सारा फंड आ चुका है, अब वो पैसा वापस करके अपना यूरो बॉन्ड जो है वो खरीद रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा बहुत कॉस्टली भी है और थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल मार्केट का, वो है इक्विटी, यूरो इक्विटी। यूरो इक्विटी होता क्या है, व्हेन अ कंपनी शेयर्स आर मेड अवेलेबल इंटरनेशनली रेदर देन जस्ट इन द country where the company is based, these issues are called यूरो इक्विटी इश्यूज। यूरो इक्विटी होता क्या है, सपोज करो हम इंडिया की कंपनी की बात कर लेते हैं। एक कंपनी है जिसने क्या किया, अपनी कंपनी के शेयर इशू किए। एक कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, जिसने अपने कंपनी के शेयर इशू किए क्योंकि उसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो उस कंपनी ने क्या किया, अपने कंपनी के शेयर इशू किए। लेकिन उसने शेयर्स जो है सिर्फ डोमेस्टिक अपनी कंट्री में नहीं बल्कि बाहर की कंट्री में भी उस शेयर को इशू किया, ताकि वो बाहर की कंट्री से भी पैसा रेज कर सके। तो इस तरीके के जब कंपनी शेयर इशू करती है, ना कि नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी, तो उसको हम बोलते हैं यूरो इक्विटी इशू। अब यूरो इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इक्विटी से ही लिंक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किए जाते हैं ताकि हम अब्रॉड से पैसे को क्या कर सके, रेज कर सके। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी के। फर्स्ट है इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट और सेकंड है यूरो कन्वर्टिबिलिटी बॉन्ड। तो डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में जान लेते हैं कि पहले डिपॉजिटरी रिसीट होती क्या है। इट इज डिफाइंड एज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग द होल्डर विद द बेनिफिट ऑफ ओनरशिप ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द इश्यूअर कंपनी। यानी कि डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है, एक तरीके का ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट होता है जो प्रोवाइड किया जाता है। क्या होता है, ये एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो प्रोवाइड किया जाता है इक्विटी शेयर के इश्यूअर के द्वारा। जिसने भी इक्विटी शेयर को इशू किया, अब वो क्या करता है, एक सर्टिफिकेट देता है उस कंपनी को जो
पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, उस पर्सन को जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, बदले में उसको बदले में क्या लेती है, पैसा लेती है, इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट दे के उस पर्सन से पैसा ले लेती है। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ है, जो भी पर्सन के पास ये शेयर है, इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट है, उसको क्या बेनिफिट हुआ, जितने भी परसेंट के उसको शेयर मिले होंगे उतने परसेंट से वो ओनर बन गया उस कंपनी में। ठीक है, ये बेनिफिट होता है। अब हमारी जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है उसको हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ये रिसिट्स होती क्या है और किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होती क्या है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ओनरशिप ऑफ अ शेयर held on the investor behalf of a US or representative European based bank in a foreign country। एक तरीके का क्या है, डॉक्यूमेंट है जो ये एविडेंस शो करता है कि जिसके पास भी ये डॉक्यूमेंट होगा, जिस भी इन्वेस्टर के पास ये डॉक्यूमेंट होगा वो क्या बन गया, ओनर बन गया। ठीक है, उतने जितने भी उसके पास शेयर होंगे, जितने परसेंट, उतने परसेंट का वो क्या बन गया, ओनर बन गया। इन्वेस्टर ऑन बिहाफ बाय अ यूएसए और रिस्पेक्टिव यूरोपियन बेस्ड बैंक इन अ फॉरेन कंट्री। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू रेज इक्विटी कैपिटल इन अ मल्टीपल मार्केट आउटसाइड द इश्यूर डोमेस्टिक मार्केट थ्रू वन सिक्योरिटी विच इज़ ट्रेडेड इन अ फॉरेन स्टॉक मार्केट। यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है, सिर्फ हम एक मार्केट से नहीं बल्कि डिफरेंट मार्केट से क्या करते हैं, फंड्स को रेज करते हैं। ठीक है, जब हम एक मार्केट से नहीं बल्कि डिफरेंट मार्केट से फंड को रेज करते हैं, सिर्फ एक सिक्योरिटी को इशू करके, थ्रू वन सिक्योरिटीज़ को इशू करके हम डिफरेंट मार्केट से फंड्स को रेज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। उसके बाद जो सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है यूरो कन्वर्टिबिलिटी बॉन्ड। यूरो कन्वर्टिबिलिटी बॉन्ड होता क्या है, इट इज़ अ क्वासी इक्विटी इशू आउटसाइड द डोमेस्टिक मार्केट which provide the holder with an option to convert from a debt instrument into an equity investment, that is to certain number of equity shares at a predetermined price। यानी कि यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड एक तरीके का बॉन्ड होता है, यानी कि जब किसी को क्या किया जाता है, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, वो अपने डेट इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट करा लेता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इट इज़ अ क्वासी इक्विटी इशू आउटसाइड द डोमेस्टिक मार्केट। एक तरीके का क्वासी होता है जो इशू किया जाता है डोमेस्टिक मार्केट के बाहर, जो क्या प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड द होल्डर विद एन ऑप्शन, जिसके टू कन्वर्ट फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट इनटू एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यानी कि जिनके पास भी डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो क्या करते हैं, उनको ऑप्शन मिल जाता है कि वो अपने डेट इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट करा ले इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। यानी कि जितने भी उनके पास क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, उनको क्या किया जाता है, इक्विटी शेयर दे दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी प्राइस होता है उस प्राइस पे। तो ये था हमारा यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड, जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, डोमेस्टिक कंट्री के बाहर जाके, डोमेस्टिक मार्केट के बाहर जाके, जिसके पास भी उस कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको ऑप्शन देती है कि वो अपने डेट इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करवा ले। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूरो कमर्शियल पेपर। यूरो कमर्शियल पेपर होता क्या है, इट इज़ अ प्रोमिसरी नोट लाइक द शॉर्ट टर्म यूरो नोट। जैसे हमने शॉर्ट टर्म यूरो नोट्स के बारे में पढ़ा था ना, उसी तरीके से हमारा कमर्शियल नोट भी होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जब उसी की तरह है तो क्या डिफरेंस है, ऑल्सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूरो नोट। ये यूरो नोट से डिफरेंट है, किस तरीके से डिफरेंट है, जो हमारा यूरो कमर्शियल पेपर है ये अंडर रिटर्न नहीं होता, लेकिन जो हमारा यूरो नोट होता है वो अंडर रिटर्न होता है। इट इज़ नॉट अंडर रिटर्न वाइल द यूरो नोट्स आर अंडर रिटर्न। जो सेकंड पॉइंट है, दीज आर इशू एट अ डिस्काउंट। यानी कि ये जो यूरो कमर्शियल पेपर है इसको हम इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। मोस्ट प्रोमिनेंट मार्केट, ऐसी कौन कौन सी मार्केट है जहाँ पे कमर्शियल पेपर को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो है यूएसए, कनाडा, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये ऐसी मार्केट है जहाँ पे यूरो कमर्शियल पेपर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है।
ठीक है, तो हमने ये इंस्ट्रूमेंट थे कुछ, उन सभी के बारे में जान लिया कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट से डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू किया जाता है और मनी को रेज किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये टॉपिक समझ में आया हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।